गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे हम सब पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जितना हो सकता है आज की क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक और लेक्चर बन चुका है, तो जो जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखे हुए हैं वो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान रहे, मैं इसका एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम होगा, वहां पर देख लीजिएगा। जब आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पर आपको ऑलरेडी मिलेगा क्लास 10 साइंस, इस प्रकार से लिखा रहेगा साइंस, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा 2026-27, इस प्रकार से आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आज का क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि जिस बच्चा को अगर यही नहीं पता है रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, फिर वो आगे बता ही नहीं पाएगा इस चैप्टर के बारे में हम सब क्या पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को अंग्रेजी में हम सब क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो याद रखिएगा जो रासायनिक परिवर्तन आप लोगों को पहले लेक्चर में पढ़ाया गया सेम वही है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या हो रही थी, पूरा पदार्थ का संरचना बदल जा रहा था। जो भी रासायनिक संरचना होता है वो पदार्थ का रासायनिक संरचना बदल जा रहा था, साथ साथ उसका अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा था। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन, और वही चीज को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ का रासायनिक संरचना बदल जाता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थों का तो निर्माण होगा, परंतु वो जो नया पदार्थ होगा उसका गुणधर्म अपने मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा। जैसे एग्जाम्पल पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन वगैरह पर आएंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है दूध का दही में परिवर्तन। दूध का दही में परिवर्तन। अब ये जो याद रखिए, दूध किस, पहले क्या था, दूध में जब हम लोग क्या करेंगे, जामन डाल देते हैं ना। जब दूध में हम सब क्या डाल देते हैं, जामन, तो दूध में जामन मिलाने से वो दूध किस में परिवर्तित हो जाता है, दही में। तो दूध का दही में परिवर्तित होना, जब दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या जरा से सोचिए, क्या दही फिर से दूध में दोबारा वापिस हो सकता है क्या? क्या दूध से दही में जब परिवर्तित होगा तो क्या दही पुनः दूध में परिवर्तित हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो दूध का दही में परिवर्तित होना क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। दूसरा, अगर हम सब बोलते हैं कि कागज का जलना, जब एक कागज रहता है तो कागज को जब हम लोग टुकड़ा करते हैं, भाई कागज है, ये मेरे पास है कागज, इस प्रकार से है कागज यहाँ पर, तो इस कागज का हम सब टुकड़ा करेंगे तो भाई टुकड़ा होने के बाद भी ये क्या रहा, कागज ही रहा। लेकिन जब यही कागज को, जब सेम कागज को हम सब क्या करते हैं, इसे जला देते हैं, तो जैसे ही हम सब इस कागज को जला देंगे तो कागज का क्या बनेगा, राख बनेगा। लेकिन बताइए, राख बनने के बाद पुनः वो कागज में प्राप्त किया जा सकता है क्या? नहीं ना। तो उसको हम सब क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब इसी प्रकार से आप लोग जरा सो सोचिए कि लकड़ी का जलना क्या होगा। लकड़ी का जलना भौतिक अभिक्रिया होगा या फिर रासायनिक अभिक्रिया होगी? किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन? बिल्कुल सही जवाब, लकड़ी का जलना क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, जो निर्मित पदार्थ रहेगा, जो भी पदार्थ बनेगा पुनः अपना मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकता है। जैसे कि दूध से किस में बदल गया, दही में, तो क्या दही अब पुनः मूल अवस्था में यानी कि दूध में वापस आ सकता है क्या? नहीं। कागज का जलना, कागज जलने के बाद फिर किस में बदल जाता है भाई, वो राख में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या वो राख पुनः फिर से कागज में परिवर्तित हो सकता है क्या? नहीं परिवर्तित हो सकता। क्या कहेंगे इसे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगती है तो फिर क्या उसको हम लोग भौतिक अभिक्रिया कहेंगे या फिर रासायनिक अभिक्रिया? बिल्कुल सही जवाब, फिर क्या हो जाएगा, वो भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोहा में जंग कब लगता है, जब लोहा ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करती है। लोहा यानी कि आयरन जो है वो जल और साथ में किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पर अपने ऊपर में आयरन ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड का परत चढ़ा लेती है, जिसे हम सब क्या कहते हैं,
लोहे में जंग का लगना कहते हैं। यहाँ पर जल का कुछ अणु रहेगा, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ XH2O। कुछ भी जल का अणु रहेगा, 7 अणु, 5 अणु, 4 अणु, इस प्रकार से, ठीक है। तो लोहे में जंग लगना क्या हो जाएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब जरा सा एक और एग्जाम्पल जरा सा सोच करके बताइए, भोजन का खराब होना, भोजन का खराब होना भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा? मतलब क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का खराब होना? सोचिए जरा सा कि भोजन पहले सही साफ सुथरा था, लेकिन अब वो भोजन क्या हो गया, उसको हम लोग खुला जगह पे छोड़ दिए एक दिन के लिए, तो फिर मतलब आने की एक दिन के लिए छोड़ देंगे, तो उसके बाद फिर क्या हो जाता है, उसमें बहुत सारे कीटाणु वगैरह, बैक्टीरियाज वगैरह पनपने लगते हैं, तो खराब हो गया भोजन। तो क्या वो जो भोजन खराब हुआ वो फिर से अब अच्छा हो सकता है क्या? नहीं ना हो सकता है। तो वो भी क्या हो जाएगा, भोजन का खराब होना रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, अथवा जो भी नया पदार्थ का निर्माण होगा ना, वो पुनः मूल रूप में वापस नहीं जा सकता। उसे हम सब क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब मैं इस चीज को बता तो दिया हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज को और थोड़ा सा हम ऐड करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में कुछ चीजें शामिल होती है। एक तो अभिकारक होता है, 2 टर्म आता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में 2 टर्म आता है, एक अभिकारक होता है और दूसरा उत्पाद होता है। तो अभिकारक किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ बनते हैं अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में समझिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने से पहले क्या क्या मिलाया गया? तो मिलाया गया कार्बन, और क्या मिलाया गया है? ऑक्सीजन। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, मूल रूप से ये हुआ अभिकारक। इन दोनों को हम सब कहेंगे अभिकारक। और जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेंगे तो मेरा क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे हम सब क्या कह देंगे, उत्पाद कह देंगे। ठीक उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड कब बन रहा है, जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में संयोग कर रहे हैं। तो ये दोनों को संयोग करने से, मतलब ये दोनों संयोग कर रहे हैं, यानी कि ये सब क्या होंगे, अभिकारक। ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। कौन कौन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं? सल्फर और ऑक्सीजन। तो इन दोनों को अभिकारक कहेंगे, और जो आपका बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, इसे हम सब क्या कहेंगे, उत्पाद। तो जो पदार्थ निर्मित होते हैं, जो पदार्थ बनते हैं, उसे उत्पाद कहा जाता है, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, अभी हम डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद फिर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया हूँ। अब मैं इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ देता हूँ। वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक के मिलने, जिसमें अभिकारक जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जितने भी अभिकारक मिलेंगे, तो अभिकारक के मिलने से अथवा टूटने से नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब अभिकारक के मिलने से भी नए पदार्थों का निर्माण हो सकता है, या तो अभिकारक के टूटने से भी नए पदार्थों का निर्माण हो सकता है। ठीक है, उसे हम सब क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब भाई दिमाग में सवाल ये उठेगा कि अभिकारक कहते किसे हैं? तो अगेन अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जो रासायनिक, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद निर्मित होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे समझिए, दूध का दही में परिवर्तन। तो पहले क्या था हमारे पास, पहले था भाई दूध। अब वो दूध किस में परिवर्तित हो गया, दही में। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिया है, दूध लिया है कि दही? तो पहले आपके पास क्या था, दूध था। तो दूध को कहेंगे अभिकारक, और जो पदार्थ निर्मित हुआ है, क्या बना है, दही बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद। तो दूध का दही में परिवर्तन, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ठीक। लेकिन इसमें अभिकारक क्या, दूध, दूध किस में बदल गया, दही में बदला, तो ये रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार है। भोजन का खराब होना, भाई भोजन पहले क्या था, बिल्कुल अच्छा था, ठीक है। तो जो अच्छा भोजन था हमारे पास वो हुआ अभिकारक, लेकिन अब भोजन में कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ गए, फंगस वगैरह लग गया है ना, तो फंगस बैक्टीरिया ये सब के लगने से भोजन अब क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। तो जो खराब भोजन हुआ वो उत्पाद हुआ, और जो पहले अच्छा भोजन था वो क्या हुआ, हमारा अभिकारक हुआ। ठीक है, तो भोजन का खराब होना ये भी क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। या तो अगर ये आप नहीं बोल सकते हो तो एक और डेफिनेशन आता है, क्या आता है, अथवा करके, वह
प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, मतलब नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होगा, और जो नए गुणधर्म वाले पदार्थ रहेंगे ना, उनका गुणधर्म अपने मूल पदार्थ से बिल्कुल क्या रहेगा, भिन्न रहेगा, अलग रहेगा। जैसे दूध जब दही में परिवर्तित होगा तो जो स्वाद दही का रहेगा वह स्वाद दूध का नहीं रहेगा। भोजन का खराब होना, पहले भोजन का स्वाद अच्छा जब भोजन था उसका स्वाद कुछ अलग था, खराब होने के बाद इसका स्वाद क्या हो गया, कुछ और ही हो गया। ठीक, और भी अगर और कुछ हम लोग लेते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि तीसरा नंबर में कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा, यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो इन दोनों को हम सब क्या कहेंगे, अभिकारक, क्योंकि ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और जो हमारा बन रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसे क्या कहेंगे, भाई उत्पाद कहेंगे। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम के फीते को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, जलाते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगेन बताइए इसमें अभिकारक क्या होगा, उत्पाद क्या होगा, तो अभिकारक क्या होगा, ये दोनों आपस में मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर मिलने से एक नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों को क्या कह देंगे, अभिकारक, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो यहाँ पर अभिकारक के मिलने से नया पदार्थ बन रहा है। एक ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जिसमें अभिकारक के टूटने से बनेगा। ठीक है, CaCO3, अगेन इसका नाम आप लोग सोच करके बता सकते हो। Cl से कैल्शियम, CO3 से कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम सब गर्म करते हैं ना, तो गर्म करोगे तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब यहाँ पर जरा सा समझिए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बन रहा है, ये कब हो रहा है, जब ये अभिकारक क्या हो जा रहा है, टूट रहा है। तो टूट रहा है तो यहाँ पर देखिए एक नया, एक नहीं दो नया पदार्थ बन रहा है। तो इन दोनों नया पदार्थ को हम सब क्या कहेंगे, उत्पाद, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक। तो क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, एक नया पदार्थ बन रहा है, यहाँ पर नया पदार्थ बन रहा है। हाँ भाई, नया पदार्थ बन रहा है, इसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। नया पदार्थ बन रहा है, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। नया पदार्थ बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है, नया पदार्थ, नया पदार्थ। जब भी नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम सब क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दूध का दही में परिवर्तन होना, रासायनिक अभिक्रिया। भोजन का खराब होना, रासायनिक अभिक्रिया। कागज का जलना, रासायनिक अभिक्रिया। लकड़ी का जलना, रासायनिक अभिक्रिया। कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे में जंग लगना, रासायनिक अभिक्रिया। ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। अब रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड दो टॉपिक होते हैं, एक तो होता है अभिकारक और दूसरा क्या होता है, उत्पाद। तो अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभी बताए थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक, और जो पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये दोनों अभिकारक होंगे, और ये बन रहा है तो उत्पाद। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये अभिकारक होगा, और ये दोनों बन रहा है, ये उत्पाद। दूध रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो ये अभिकारक और ये उत्पाद। ये पहले अच्छा भोजन जो है वो अभिकारक होगा, और जो खराब भोजन हुआ वो उत्पाद हुआ। अब हम लोग डेफिनेशन से पढ़ेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, डेफिनेशन तो मैं लिख दिया हूं, अब मैं इसे समझाता हूं। एक बार और हम लोग रिवाइज करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया होती है जिसमें नए गुणधर्म वाले तत्वों का निर्माण होता है, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो नए गुणधर्म वाले पदार्थ रहेंगे ना, उसका जो गुणधर्म रहेगा अपने मूल पदार्थों से बिल्कुल भिन्न रहेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो टर्म आते हैं, एक तो अभिकारक, एक उत्पाद। अभिकारक को अंग्रेजी में याद रखिएगा रिएक्टेंट कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं भाई, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। दूध का दही में परिवर्तित होना, तो दही बनने से पहले क्या था, दूध, तो दूध को कहेंगे अभिकारक, और जो दही बना उसे हम सब क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, है ना, क्लियर। उसके बाद फिर भोजन का खराब होना, तो अच्छा भोजन क्या था आपका, अभिकारक, और फिर खराब होने के बाद फिर वो क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक,
तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। अथवा आप ये भी लिख सकते हो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। जैसे भी आप चाहो, बट मीनिंग से निकलना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे अभिकारक कहते हैं। या तो इसका एक और पहचानने का नियम है, जैसे कि यहाँ पर है कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है CO2। अब बहुत को एक दो बैल स्टूडेंट रहेगा ना, वो ऐसे लिखेगा ऐसे लिखेगा C+O2 बन गया CO2, इतना बैल है। तो नहीं, ऐसे करके नहीं लिखना होगा, ऑक्सीजन के नीचे में देना है यहाँ पर 2 इसको नीचे में बैठाओगे, इस ऑक्सीजन के नीचे में CO2 यहाँ पर बैठाओगे 2, इस प्रकार से बैठाना होगा। ठीक है, लिखने का भी नियम होता है केमिस्ट्री में भाई, बड़ा ही बवाल सा चीज है, इसको आपको लिखने का भी नियम होना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए उस नियम को। ठीक, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। या तो हम लोग क्या कहते हैं, तीर के चिन्ह के बाईं ओर, तीर का चिन्ह देखिए, ये जो तीर का चिन्ह है याद रखिएगा, तीर का ही चिन्ह देना है। रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे करके बराबर दे दोगे वहां पर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसको हम लोग किसके द्वारा दर्शाते हैं? तीर का चिन्ह किधर जाना चाहिए, मुहा किधर होना चाहिए? दाहिना हाथा तरफ, एकदम बायां से दाहिने जाना चाहिए, इस प्रकार से ऐसे बायां से दाहिना की ओर जाना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीर का चिन्ह दिखिए, तीर का चिन्ह दिख रहा है, तो तीर के चिन्ह के बाईं तरफ जितना चीज है, तो तीर के चिन्ह के बाईं तरफ कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों है ना, तो इन दोनों को हम सब क्या कह देंगे? अभिकारक हो गया, ये अभिकारक हो गया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ये क्या हो गया? उत्पाद। ठीक, यहाँ पर देखिए उत्पाद में भी हम लिखे तीर के चिन्ह के दाईं ओर उपस्थित पदार्थ को, तीर का चिन्ह दिख रहा है दाईं तरफ उत्पाद, तीर का चिन्ह के बाईं ओर को अभिकारक, दाईं ओर को उत्पाद, बाईं ओर को अभिकारक, दाईं ओर को उत्पाद। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दूसरा देते हैं, मान लेते हैं मेरे पास रहेगा N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस ये दोनों आपस में विक्रिया करके क्या बना लिए? यहाँ पर NH3 अमोनिया बना लिए। चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस कर दे रहे हैं हम, यहाँ पर ये रहा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस कर दिए। तो तीर का चिन्ह देखिए, तीर का चिन्ह दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है। तो तीर के चिन्ह के बाईं तरफ में दो वो है, क्या क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो ये दोनों आपस में विक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो आपस में विक्रिया कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? अभिकारक। और जो बन रहा है मेरे पास ये क्या हो जाएगा? अमोनिया। NH3 का मतलब अमोनिया होता है, इसको हम सब क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। तीर के चिन्ह के बाईं तरफ वाले को अभिकारक, दाईं तरफ वाले को उत्पाद। या तो फिर क्या दूसरा डेफिनेशन अभिकारक का? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद निर्मित पदार्थ को, जब रासायनिक अभिक्रिया खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो पदार्थ बन रहा है उसे हम सब क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। या तो फिर तीर के चिन्ह से छाटिए। एक और एग्जाम्पल देते हैं, तीसरा वाला थोड़ा सा देखते हैं, फंसाते हैं, कितना लोग इसको बता पाते हो। सो तीसरा वाला को CaCO3, इसका नाम क्या होगा भाई? सबसे पहले तो बताइए। Ca से कैल्शियम, CO3 से कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बताइए कौन होगा अभिकारक और कौन होगा उत्पाद? वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद बताइए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो तीर का चिन्ह देखिए, अभिकारक और उत्पाद छाट रहे हैं ना, हम सबसे पहले तीर का चिन्ह देखेंगे। तीर का चिन्ह दिख रहा है ना, तीर के चिन्ह के बाईं पट्टी क्या है? तीर के चिन्ह के बाईं ओर उपस्थित पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो तीर का चिन्ह के बाईं तरफ में क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और इधर वाले जो है इस दोनों को क्या कह देंगे? हम दोनों को उत्पाद कह देंगे। बाईं तरफ अभिकारक, दाईं तरफ उत्पाद, बाईं तरफ अभिकारक, दाईं तरफ उत्पाद। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड को हीट करते, गर्म करते हैं तो बनता है NH3। अगेन अभी NH3 का नाम बताए थे, NH3 का मतलब हाँ अमोनिया। क्या कहते हैं इसे? अमोनिया। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो अमोनिया प्लस HCl गैस हमारा निकलता है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये तीर का चिन्ह दिख रहा है, तीर के चिन्ह के बाईं ओर को क्या कहेंगे? इन दोनों को हम लोग क्या कह देंगे? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? अभिकारक। और जो पदार्थ बन रहा है ना, ये जो दोनों बन रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। तो तीर के चिन्ह के बाईं ओर को अभिकारक,
तीर के चिन्ह के दाईं ओर को क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक, चलिए, तो अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अथवा एक और डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि तीर के चिन्ह के बाईं ओर को अभिकारक और तीर के चिन्ह के दाईं ओर को उत्पाद। उत्पाद का दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद निर्मित पदार्थ, जो भी पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। किधर रहता है उत्पाद, तीर के चिन्ह के दाईं ओर, और अभिकारक किधर रहता है, तीर के चिन्ह के बाईं ओर। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग आज का वीडियो का जो है हमारा ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया पहचानने का नियम। आप, हम मास्टर हैं इसलिए हम बता देंगे कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। बट आप कैसे बता पाओगे, कहीं से देख करके, कि हमको कहीं देख करके ही पता लगा लेना है कि सर रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि हाँ उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो वही है टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया पहचानने का नियम। ये कैसे आप जान पाएंगे कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो पहला क्या है, गैस का उत्सर्जन। यदि कहीं से भी गैस निकल रही है, कुछ भी होकर के गैस निकल रही है, तो वो क्या होगा, आपका रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। वहां पर जहां से भी गैस निकल रही है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि सपोज करिए कि यही कागज है, जब इस कागज को हम लोग जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या होगा कि इस कागज से गैस निकलेगा, धुआं निकलेगा ना। हाँ, तो धुआं निकल रही है, गैस निकल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि इस कागज का कार्बन वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूं। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निर्मित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कैसे हम लोग जानेंगे कि गैस निकल रहा है, तो देखिए यहाँ से तीर का चिन्ह अगर ऊपर की ओर रहेगा तो समझ जाइएगा, यदि इस तरह से तीर का चिन्ह हमेशा ऊपर की ओर रहता है तो समझ जाइएगा कि किसका निर्माण हो रहा है, गैस का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है वहां पर, गैस का। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ऐड कर रहे हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन। तो क्या हुआ यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां से भी क्या हो रही है, गैस निकल रही है। तो गैस का उत्सर्जन अगर कहीं से भी हो रहा है तो समझ जाइएगा आप सब कि वहां पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। लकड़ी का जलना क्या रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए जब हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो क्या वहां से धुआं गैस निकलती है कि नहीं, बिल्कुल सही बात, वहां से गैस निकलती है। ठीक है, कौन गोबर आदमी रहेगा कि इसको भी नहीं बता पाएगा भाई कि लकड़ी को जलाते हैं तो गैस नहीं निकलता है। सो लकड़ी को जलाने पर भी गैस निकलती है, तो उस सबको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा क्या, रंग में परिवर्तन। यदि रंग में भी परिवर्तन आता है तो फिर उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि समझिए यहाँ पर दूसरा का एग्जांपल हम यहाँ पर दे रहे हैं। फॉर सपोज मेरे पास है CuSO4, CuSO4 है ना। CuSO4 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास है Cu का मतलब कॉपर एंड SO4 का मतलब हुआ सल्फेट। कॉपर सल्फेट है, याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है भाई, नीला, इसलिए इसको नीला थोथा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है, नीला होता है। जब इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हम सब आयरन का एक कील डालते हैं, लोहे का कील डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो होता है ना, थोड़ा सा हरा हो जाता है। थोड़ा सा हल्का सा क्या हो जाता है, हरा, हल्का हरा हो जाता है। तो हल्का हरा हुआ, यहाँ पर रंग में परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्योंकि नीला कॉपर सल्फेट में जब हम लोग लोहे का कील डालें तो इस नीला कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा हो गया, हल्का हरा हुआ है। तो यहाँ पर रंग में परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब ये आखिर अभिक्रिया होती क्यों है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब टॉपिक आएगा विस्थापन अभिक्रिया इसे हम लोग कहते हैं, जब टॉपिक आएगा उस टाइम हम और डिटेल से समझाएंगे। यहाँ पर जो आयरन है ना, वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो आयरन गया यहाँ से उड़ते उड़ते उड़ बोला, है कॉपर हट यहाँ से निकल, अब हमको बैठने दो। तो यहाँ से सल्फेट के सामने अब हमको बैठने दो। तो यहाँ से जो आयरन है ना, वो आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, ज्यादा ताकतवर है। तो ज्यादा ताकतवर आया, यहाँ से अपने से कम ताकतवर आदमी को एक लात मारा, ये बेचारा कॉपर अपना बोरिया बिस्तर उठाया और अलग जगह पर शिफ्ट हो गया। आप देखिए CuSO4 के साथ में अब कौन बैठ गया है, Fe बैठ गया है, आयरन सल्फेट, जिसका रंग हल्का सा क्या हो गया, हरा हो गया। तो रंग में परिवर्तन होना क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा,
रासायनिक अभिक्रिया पहचानने का नियम हो गया कि रंग में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसके बाद फिर क्या है आगे, स्वाद में परिवर्तन। स्वाद में परिवर्तन, तो स्वाद में परिवर्तन क्या होगा, बिल्कुल इसका और इजी है। दूध से, दूध से किस में परिवर्तित होना, दही में परिवर्तित होना, क्योंकि दूध का स्वाद अलग था और दही बनने के बाद उसका स्वाद क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो दूध से दही में परिवर्तन होना क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हाँ हुई है। इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला है, दही में क्या देखने को मिला है कि इसका स्वाद पहले दूध का स्वाद कुछ अलग था, ठीक है, थोड़ा सा मीठा लग रहा था, लेकिन दही बनने के बाद ये थोड़ा सा क्या लगने लगा, थोड़ा क्या बहुत खट्टा लगने लगा। तो स्वाद में परिवर्तन हुआ, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगला क्या है, अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। यहाँ पर जैसे कि यही एग्जांपल लेते हैं, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो देखिए कार्बन कौन सा अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था में होता है। ऑक्सीजन कौन सा अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है आपका, वो कौन सा अवस्था में बना हुआ है भाई, गैस अवस्था में। तीर का चिन्ह ऊपर रहेगा, वो समझ जाइएगा कि गैस निकल रहा है। तो यहाँ पर गैस बन गया, ये सॉलिड था, ये गैस था, और यहाँ पर क्या बन गया, टोटली गैस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नेक्स्ट है अवक्षेप का बनना। थोड़ा सा हम ये 6 वाला बता लेते हैं। अवक्षेप, गंध में परिवर्तन। अगर उसका सेंट में परिवर्तन हो जाएगा तो भी हम सब बोलेंगे कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे कि अंडे का सड़ना, जब अंडा सड़ जाता है तो कैसे परिवर्तन है, कैसे एकदम गंध मारने लगता है, एक अजीब सा गंध मारने लगता है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसमें हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मछली का जो चौया उया रहता है, चौवा छूट जाता है, उसके बाद 1-2 दिन के बाद सूंघिएगा, वहां पर उसके बगल से गुजरिएगा, गुजर नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि एकदम इतना खराब गंध मारता, सड़ा हुआ अंडा के जैसा उसका स्मेल होता है, ठीक है। उससे अमोनिया गैस निकलती है, इस कारण से इतना गंदा स्मेल मारता है, ठीक। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस बनती है, यहाँ पर याद रखिएगा अमोनिया गैस बनती है। यहाँ पर इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर दिए, ठीक है। इसका ये एग्जाम्पल है, ठीक। तो यहाँ पर जो गैस में जो गंध में परिवर्तन हो रहा है वो भी किसका एग्जाम्पल है, आपका रासायनिक अभिक्रिया होने का एग्जाम्पल है। और जैसे कि हम लोग इसमें क्या ले सकते हैं, एक भोजन का खराब होना लिख दीजिए, भोजन का खराब होना, ठीक। भोजन का खराब होना, भोजन पहले कुछ अलग था, जब अच्छा भोजन था तो उसका गंध अलग था, खराब होने के बाद उसका गंध बिल्कुल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो गंध में परिवर्तन किसको दर्शाता है, रासायनिक अभिक्रिया के होने को दर्शाता है। अब छेप का बनना, अब अवक्षेप क्या होता है, तो याद रखिएगा जब 2 या 2 से अधिक विलयन को एक साथ मिलाया जाता है ना, तो उसमें एक अविलेय पदार्थ बनता है, एक अविलेय ठोस बनता है, जो नीचे तलहटिया में जाकर के बैठ जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक विलयन को एक साथ में मिलाया जाता है तो नीचे में अविलेय ठोस बन जाता है। ये अविलेय ठोस को ही हम सब क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं AgNO3। Ag से हुआ सिल्वर, अबे गधा नहीं बोलिएगा, Ag से बहुत कोई बोल देता अबे गधा, अबे गधा नहीं, Ag से हुआ सिल्वर, NO3 से नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट जब अभिक्रिया करता है NaCl के साथ, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनेगा, तो ये दोनों को Ag को ले लीजिए प्लस, NO3 को ले लीजिए माइनस, Na को ले लीजिए प्लस और Cl को ले लीजिए माइनस। ये प्लस ही माइनस पर खूब गुटर गुटर बतिया रहा था, अभी प्लस ही माइनस के पास बोलेगा तो अभी नहीं, इससे बतियाएंगे, अब इससे बतियाएंगे, तो AgCl के पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर AgCl। अब यहाँ पर क्या बचा, NO3, और यहाँ पर क्या बचा हुआ, Na। तो पहले याद रखिएगा रूल है केमिस्ट्री का कि पहले पॉजिटिव पार्ट लिखा जाता है देन नेगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट क्या है, सोडियम Na है, तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या लिखेंगे, Na, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, Na, और उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, NO3, तो NO3 बन गया सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो AgCl सिल्वर क्लोराइड बना हुआ है ना, यही आपका क्या है, अवक्षेप है, ठीक है। यही आपका क्या है, अवक्षेप है। क्या कहलाता है ये, अवक्षेप। और ये सोडियम नाइट्रेट आपका क्या हो गया, ये लिक्विड टाइप में बन जाता है। अवक्षेप क्या होता है, मतलब इस सोडियम नाइट्रेट में, जैसे कि समझिए यहाँ पर एक हम परखनली टाइप में बना दे रहे हैं, ठीक है, परखनली टाइप में, ये परखनली टाइप में, ये परखनली है, समझिए कि ये आपका क्या हो गया भाई, परखनली हो गया। इस परखनली में क्या बना हुआ है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट है और साथ में AgCl था। पहले हम लोग क्या मिलाए थे, सिल्वर नाइट्रेट और
NaCl मिलाए थे, तो सिल्वर नाइट्रेट NaCl, सिल्वर नाइट्रेट NaCl, सिल्वर नाइट्रेट NaCl जब मिलाएं तो क्या बना यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट, Na से सोडियम, NO3 से नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, Ag से सिल्वर, Cl से क्लोराइड, ठीक है, क्लोरीन क्लोराइड में परिवर्तित होता है तो सिल्वर क्लोराइड बना। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को सोडियम क्लोराइड के विलयन के साथ अभिक्रिया करवाएं, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन मतलब ये लिक्विड स्टेट में था, सोडियम क्लोराइड ये भी लिक्विड स्टेट में था, तो इन दोनों को अभिक्रिया आपस में करवाएं ना, तो ये दोनों यहाँ पर क्या अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाया। लेकिन ये सिल्वर क्लोराइड जो है वो जाकर के नीचे में एकदम यहाँ पर इस प्रकार से नीचे में जाकर के अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा। ये कैसा रहेगा, ठोस रूप में रहेगा, अविलेय ठोस बन जाएगा, अविलेय ठोस बन जाएगा। तो ये जो अविलेय ठोस है क्या है, ये AgCl सिल्वर क्लोराइड है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेप। तो कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो अवक्षेप बन रही है ना, उसे हम सब क्या कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब भी अवक्षेप बनेगा हम सब कह देंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि पॉसिबल हो पाए तो मैं यहाँ पर सामने में एक डायग्राम भी लगा दूंगा, फोटो लगा दूंगा ताकि आप देख पाओ, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए रासायनिक अभिक्रिया पहचानने का नियम क्या है कि गैस कहीं से भी गैस निकल रहा है, समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उदाहरण के तौर पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। गैस का पहचान कैसे करेंगे, यदि तीर का साइन जो ऊपर की ओर रहेगा तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन होगा, समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे कि क्या है इसका उदाहरन, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोग लोहे का कील डालते हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला से थोड़ा क्या हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है, तो रंग में परिवर्तन आया है, दैट मीन्स रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आगे स्वाद में परिवर्तन, यदि पदार्थ का स्वादे बदल गया तो भी बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे दूध का किसमें परिवर्तित होना, दही में परिवर्तित होना। अगला है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में बदलाव आएगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, उसको भी क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि टोटली ये क्या है, गैस है। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक विलयन को एक साथ मिलाया जाता है तो ये आपस में अभिक्रिया करके एक अविलेय ठोस बनाती है। जो अविलेय ठोस बनती है वह नीचे तल में बैठ जाती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो कैसे बन रहा है यहाँ पर, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया, तो सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट Ag से सिल्वर, NO3 से नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया, ठीक है, तो क्या बना आपका सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। इसमें से अवक्षेप क्या है, सिल्वर क्लोराइड। इसका रंग कैसा होता है, याद रखिएगा इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है, ओह सॉरी यहाँ रंग लिख दिया। इस अवक्षेप का रंग होता है, याद रखिएगा, सफेद। कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, सफेद अवक्षेप बनता है, सफेद रंग का, ठीक है। ये L लिखे, L का मतलब हुआ लिक्विड स्टेट, ठीक है। चलो इसको अभी मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर अभी मिटा दे रहे हैं वरना दिमाग अभी खफा जाएगा। उसके बाद है गंध में परिवर्तन, यदि गंध में भी परिवर्तन आता है तो भी हम सब बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे कि भोजन का खराब होना, ये किसका परिवर्तन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार हुआ, प्रकार नहीं मतलब रासायनिक अभिक्रिया का संकेत हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और कितने प्रकार की हो सकती है। ये तो पहचानने का नियम था कि कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगला जो हम लोगों का लेक्चर रहेगा उस लेक्चर में हम सब कवर अप करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। जैसे कि संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन है, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उपचयन है, अपचयन है, फिर दोनों को मिला दीजिए उपचयन अपचयन को, रेडॉक्स अभिक्रिया बनती है। फिर उसके बाद फिर एक लास्ट बचेगा अवक्षेपण अभिक्रिया। देन फिर हम लोग पढ़ेंगे विकृत गंधिता। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण क्या होता है, संक्षारण से बचने के उपाय। उसके बाद फिर हम सब क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करने के लिए सीखेंगे। जब ये सब हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोगों का चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन ध्यान रहे कि नोट्स जो भी बनाइएगा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। यहाँ पर हम सामने सामने में लिखे हुए हैं ये सब समीकरण को, आप नीचे में इस तरह करके
कैसे लिखिएगा, गैस का उत्सर्जन ये है, डैश लगा लीजिएगा और इस प्रकार से यहाँ अंडरलाइन कर लीजिएगा और नीचे लाइन में लिखिएगा समीकरण, ठीक। फिर यहाँ भी डैश दीजिएगा, फिर नीचे लाइन में आप क्या लिखिएगा, ये समीकरण, फिर डैश दीजिएगा, फिर आप नीचे लाइन में क्या करिएगा, ये कंटेंट को उतारिएगा, फिर डैश दीजिए, फिर यहाँ पर नीचे में इस तरह से अंडरलाइन कीजिए, फिर उसके बाद समीकरण। जितना सुंदर से आप नोट्स बनाओगे बच्चा उतना ही मन लगेगा आपको पढ़ने में, उतना ही एग्जामिनर नंबर भी देता है, ठीक है। तो नोट्स को बिल्कुल अपने जैसा साफ सुथरा ही बनाना है, और अपने रहेगा घेंस घेंजर तो नोट्स में भी बनाएगा घेंस घेंजर। चलिए इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।